तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आज का हमारा जो टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी या फिर हिंदी में इसे मौद्रिक नीति भी कहा जाता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि मनी क्या होता है, पैसा क्या होता है। अब आप सोच रहे हो कि पैसा क्या होता है, ये तो भाई हमें कोई बताने वाली चीज़ थोड़ी ना है कि पैसा क्या होता है। बट दोस्तों, पैसा भी एक टेक्निकल टर्म है। मनी इज़ अ टेक्निकल टर्म जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। क्योंकि हम बचपन से इस चीज़ को देख रहे होते हैं, इस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम इसको इतना नहीं सोचते इस बारे में। लेकिन हाँ, ये भी एक टेक्निकल चीज़ है, इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और इसका भी एक पर्टिकुलर यूज़ है, इसका भी एक एवोल्यूशन हुआ है। ये अडॉप्ट करी गई चीज़ है, ये इन्वेंट करी गई चीज़ है, इसका भी एक एवोल्यूशन हुआ है, इसकी भी एक नीड पड़ी, इसलिए इसका एवोल्यूशन हुआ है। तो इसलिए थोड़ा बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि मनी क्या होता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी इसी को रेगुलेट करने में यूज़ होती है। तो देखिए, जब पहले मनी नहीं था, फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगा कि मतलब वहाँ पे मनी नहीं होता होगा। वहाँ पे जो मजदूर होते थे उन सबको पेमेंट जो करा जाता था अनाज के रूप में करा जाता था, अनाज के रूप में। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे। और इवन मतलब थोड़े और पीछे चले जाएँ दूसरे सिविलाइजेशन में भी बार्टर एक्सचेंज बहुत ज़्यादा कॉमन होते थे। बार्टर एक्सचेंज क्या है कि मेरे पास गेहूं है और मुझे चावल की ज़रूरत है, और आपके पास चावल है, आपको गेहूं की ज़रूरत है। तो हम दोनों आ जाएं मिलके और अपना गुड्स एक्सचेंज कर लें, तो भाई दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन इसी में आप समझिए कि जो बार्टर एक्सचेंज है, बार्टर, इसमें एक बहुत ही बड़ी एक नेगेटिव पॉइंट है। बार्टर एक्सचेंज का एक बहुत ही बड़ी इसमें असुविधा है। वो असुविधा का नाम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब ये क्या चीज़ है, इतना बड़ा शब्द हो गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा सरल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि बेसिकली जब बार्टर एक्सचेंज करना होता है, जैसे मुझे बार्टर एक्सचेंज करना है, मान लीजिए आप गेहूँ चावल भी छोड़िए, अगर आप सिंपल एग्जांपल ले लें, मेरे पास जूते हैं और मुझे सैंडल चाहिए, तो मुझे कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास सैंडल हो और जिसे जूते चाहिए हो। तो डायमेट्रिकली अपोजिट नीड्स वाले जब दो लोग आपस में मिल जाएं, आपस में कहीं ढूंढ लें दूसरे को, तब वो गुड एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर ऐसे लोग नहीं मिल पाए आपस में, तो वो गुड एक्सचेंज करने वाला, फॉर एग्जांपल मुझे जूते हैं मेरे पास और सैंडल चाहिए, तो मैं ढूंढता रहूंगा कि यार कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसके पास सैंडल हो जिसे जूते चाहिए, ताकि मैं अपने जूते उसे दे दूँ और उससे सैंडल ले लूँ। तो ऐसा कोई बंदा कोई ढूंढने में इतना टाइम लगेगा, पता नहीं कब मिलेगा कोई ऐसा भैया, पता नहीं कहाँ मिलेगा, कितने टाइम हम ट्रैवल कर देंगे, कितना टाइम वेस्ट होगा। तो इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक तकनीकी खराबी कह सकते हैं बार्टर एक्सचेंजेस में, या फिर कह सकते हैं कि पता है इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, एक डिसएडवांटेज है, रादर एक अच्छा शब्द है, डिसएडवांटेज है कि इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो होती हैं इन्वॉल्व होती हैं। तो इस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को भैया एलिमिनेट करने के लिए कि भाई इस तरह से असुविधा ना हो, इसी के लिए मनी का इजाद किया गया। अब मनी क्या होता है? मनी साफ साफ होता है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आसान से शब्दों में बताया जाए, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब भाई इसका क्या मतलब है? बहुत ही सरल सा मतलब है। मान लीजिए वही हम अपना जूते और सैंडल वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जूते तो थे ही मेरे पास, सैंडल चाहिए थे, और सामने वाले बंदे के पास सैंडल थे, उसे जूते चाहिए थे। अब मान लीजिए हम ऐसा काम करें कि ठीक है, जूते एक दूसरे से ऐसा कोई बंदे को ढूंढूं जिसके पास तो सैंडल हो और जिसको जूते की नीड हो, उसके बजाय मैं एक कोई कॉमोडिटी ले लूँ, कोई भी एक ऐसी वस्तु ले लूँ जो सभी लोग समझते हो कि बहुत बहुमूल्य है, बहुत ही वैल्यूएबल है, जिसको हर लोग समझते हैं बहुत वैल्यूएबल है। जितने भी लोग मेरी सोसाइटी में आसपास लगते हैं उन सबको लगता है बहुत वैल्यूएबल कॉमोडिटी है। तो मेरे पास वो वैल्यूएबल कॉमोडिटी है, और मैं कहूँ कि यार ये वैल्यूएबल कमोडिटी तुम रख लो और मुझे जिसकी ज़रूरत है वो तुम मुझे दे दो, वो बंदा मुझे वो चीज़ दे देगा। अब उस वैल्यूएबल कमोडिटी को वो बंदा दूसरे बंदे से देकर जो उसकी ज़रूरत की वस्तु है वो अपने पास ले लेगा। तो ये होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब ये जो सिंपल आसान से शब्दों में जो कमोडिटीज़ होती हैं, जो गुड्स होते हैं, उनको एक्सचेंज करने का एक मीडियम होता है। जस्ट एज
साउंड होती हैं, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। ऐसे कॉन्सेप्चुलाइज करने की कोशिश करें कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। इसी तरह से किसी भी इकोनॉमी में गुड्स का जो आदान प्रदान होता है, जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चल रहा है, उसको स्मूदन करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, और वो मीडियम है मनी। मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन क्या ये यहीं तक है, मनी इज ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज? नहीं, ये जो पैसा होता है, मनी होता है, इसकी कुछ और भी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे कि इट इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मतलब ये है कि हम किसी भी भौतिक चीज, किसी भी फिजिकल, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी फिजिकली नहीं, इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स एंड टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स दोनों की ही हम किसी की भी उसको, उसकी मूल कितना है, उसका मूल्य कितना है, उस हाउ मच वैल्यूएबल इट इज, उसको नापा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई कॉमोडिटी है, मान लीजिए कोई कॉमोडिटी है ए, या फिर अगर कोई कॉमोडिटी ए क्या लें आप, कोई कॉमोडिटी ले लीजिए, मान लीजिए एक एरोप्लेन, और दूसरी कॉमोडिटी ले लीजिए आप एक चॉकलेट। तो चॉकलेट तो आपकी मतलब 10 रुपये में आ जाएगी, लेकिन एरोप्लेन कितने करोड़ ऑफ रुपीज़ में आता है। तो इससे हमें पता लगता है कि एरोप्लेन जो है इट इज़ मोर वैल्यूएबल देन वन चॉकलेट। बहुत सिंपल सरल सा एग्जांपल है। तो ऐसे ही चॉकलेट हो गया, 1 लीटर ऑफ वाटर बॉटल हो गया, हनी हो गया, चेयर, कुर्सी, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लें, हर चीज़ की, हर ऑब्जेक्ट की आप उसका वैल्यू कितनी है, हाउ मच वैल्यूएबल इट इज़ टू अस, उसको हम नाप सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। देन एक और फंक्शन होता है उसका, बहुत मज़ेदार फंक्शन है, और इस फंक्शन से मनी का आप सब समझ जाएंगे, दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। मान लीजिए अब किसान है, किसान ने गेहूं उगाया, बहुत सारा गेहूं उगाया। अब ऐसा तो है नहीं कि सारा गेहूं एक बार में बिक जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है कि भाई एक बार में कोई खरीदने वाला उसे मिल जाएगा, उसे गेहूं स्टोर करना पड़ता है। लेकिन जब स्टोर करेंगे गेहूं, तो उसमें कई सारी अड़चनें हमें सामने आती हैं, कई सारी दिक्कतें सामने आती हैं, प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरेज स्पेस घेरेगा, स्पेस बनाना पड़ेगा गेहूं स्टोर करने के लिए। गेहूं में घुन भी लग सकता है, खराब भी हो सकता है गेहूं, ह्यूमिडिटी आ गई, मॉइस्चर आ गया, और कई रोडेंट्स हो गए, चूहे हो गए, चूहे गेहूं खा गए। तो इस तरह से उसको क्या कहा जाता है, मतलब वो डिग्रेड हो सकता है, वो चोरी भी किया जा सकता है, वो सड़ भी सकता है, खराब भी हो सकता है। लेकिन अगर हम उसी गेहूं को धीरे धीरे करके बेच के, उस गेहूं से हमें पैसा मिलेगा मार्केट में बेचने पे, उस पैसे को स्टोर कर ले, तो पैसे के साथ ये दिक्कत नहीं होती है, पैसे को हम आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं, उसे हम आसानी से किसी और को दे भी सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे, अगर जरूरत भी पड़ जाए, तो उस पैसे को हम बहुत आसानी से अपनी जरूरत की चीज में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वाया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। रुपए के, पैसे के जरिए, मनी के जरिए हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं जो मार्केट में उपलब्ध है, जिसकी हमें जरूरत है, उसके बदले में पैसा देके। तो दिस इज स्टोर ऑफ वैल्यू, कि हम अपनी जो वैल्यू है, अपनी जो वेल्थ है, उसे मनी की फॉर्म में स्टोर भी कर सकते हैं। तो दीज आर द 3 फंक्शंस ऑफ मनी, दीज आर द 3 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी हमारे हैं। एक कंसेप्ट समझ लेंगे मनी। अब मॉनेटरी पॉलिसी, अब आ जाइए इस चीज पे। अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ गया मनी का, तो मॉनेटरी पॉलिसी का कंसेप्ट भी बिल्कुल एक सेम टू सेम है। मॉनेटरी पॉलिसी एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। अब मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मैक्रो इकोनॉमिक मतलब दिस पॉलिसी अफेक्ट एंटायर इंडियन इकोनॉमी। ये किसी हाउस होल्ड को इम्पैक्ट नहीं करती, एक पर्टिकुलर घर पे नहीं, एक पर्टिकुलर स्टेट से नहीं, रादर एंटायर नेशन, फॉर एग्जाम्पल एंटायर इंडियन इकोनॉमी पे ये एप्लीकेबल होती है। तो ये वो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसके द्वारा फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करा जाता है इंडियन इकोनॉमी। सो इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, सिंपल। और इसके द्वारा क्या कंट्रोल करने की शुरू होती है? फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करना है। मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ मनी रहेगी इकोनॉमी में, कितनी क्वांटिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, कितनी तेजी से पैसा हाथ बदलेगा, कितने इंटरेस्ट पे पैसा अवेलेबल होगा। तो ये सब जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं मनी से रिलेटेड, जो पॉलिसी के द्वारा बनाए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं, वो पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है ना? कोई भी पॉलिसी होती है, उसका सिंपल हर पॉलिसी का, पॉलिसी शब्द है, सिंपल हर पॉलिसी, जैसे आप शब्द सुने पॉलिसी, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि व्हाट इज द पर्पस, क्योंकि हर पॉलिसी के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। सो मॉनेटरी पॉलिसी, हम फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके पीछे पर्पस क्या है?
सी फ्लो ऑफ मनी या फिर वेलोसिटी ऑफ मनी हो गया या फिर क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, इसको कंट्रोल करने का पर्पस यही होता है कि कई सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट कितना रहेगा। तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स जो होते हैं ये सब के सब डिपेंड करते हैं फ्लो ऑफ मनी पे। ये हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे कि कैसे फ्लो ऑफ मनी पे, कैसे पैसे पे ये सब डिपेंड करते हैं। ग्रोथ लेवल कितना है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, आउटपुट लेवल कितना हुआ पूरी इकोनॉमी का। तो ये सारे के सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जिनसे हम किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ नाप सकते हैं कि भाई कैसे वेदर इकोनॉमी परफॉर्मिंग वेल और नॉट, ये हम नाप सकते हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के द्वारा। तो ये सारे के सारे फ्लो ऑफ मनी पे डिपेंड करते हैं। फ्लो ऑफ मनी एक ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे बॉडी का टेम्परेचर 37.6 डिग्री होना चाहिए, इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ओवर हीट हो जाती है हमारी बॉडी, इससे कम हो जाएगा तो हमारे बॉडी के फंक्शन धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं। उसी तरह से अगर फ्लो ऑफ मनी ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी भी ओवर हीट हो जाती है, दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन। वो अभी आगे टॉपिक आएगा। तो इसलिए फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव यही रहता है। हर कंट्री का डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन एक जनरल पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाई लेवल ऑफ आउटपुट, पॉवर्टी रिडक्शन, सब अच्छी अच्छी बातें इसके द्वारा करने की कोशिश करती है। अब ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया मॉनेटरी पॉलिसी का। हमने ये भी देख लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन इकोनॉमी। तीसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड यही आना चाहिए कि भाई ये बनाता कौन है, हु फ्रेम्स इट। तो एक इंस्टिंक्टिवली जो जवाब निकल के आता है वो निकल के आता है गवर्नमेंट बनाती होगी। बिल्कुल सही है, इंस्टिंक्टिवली सब बिल्कुल सही है कि हाँ एक जनरल लेवल पे गवर्नमेंट ही बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट के अंदर बना रही है या फिर पीएम मोदी बना रहे हैं, पीएम प्राइम मिनिस्टर हमारे बना रहे हैं या फिर प्रेसिडेंट बना रहे हैं, कौन बना रहा है। नहीं, ये एक बहुत ज़्यादा एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। तो इसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, कुछ एक्सपर्ट बॉडी बनाया जाए और उसको ये पावर की दी जाए कि हाँ आप मॉनेटरी पॉलिसी बनाएंगे ऑटोनॉमस वे में, कि आप पे कोई दबाव नहीं, आप ऑटोनॉमसली आप खुद देख के स्थिति परख के मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करें। तो वो बॉडी किसी भी कंट्री की वो कहलाती है सेंट्रल बैंक। ठीक है ना। तो सेंट्रल बैंक इज द मोर एक्यूरेट आंसर गवर्नमेंट के बजाय, कि सेंट्रल बैंक जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल बैंक जो होता है, हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है। ये जनरली वो बैंक होता है जहाँ पे सरकारी तिजोरी रहती है, जहाँ सरकार का अपना पैसा जमा करके रखती है। मोटे मोटे शब्दों में समझ लें आप कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर एक कंट्री में ये होता है। ईरान का होगा, इंडिया का है, यूएस का भी है फेड बैंक, सबका, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और द एंटायर यूरोपियन यूनियन के लिए भी है। तो इस तरह से हर एक इकोनॉमी का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो इंस्टीट्यूशन है, इट इज अ सेंट्रल बैंक जो कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है फॉर द एंटायर कंट्री, हमारे कंट्री के लिए। तो तीन बेसिक क्वेश्चन जो हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड, जो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? क्यों बनाई जाती है, क्यों फ्रेम करी जाती है? ऑब्वियसली फॉर प्रमोटिंग ग्रोथ, for increasing the employment level, for increasing the output level, for reducing poverty, and even for promoting inclusive growth. ये सब के सब करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करा जाता है। दीज आर द जनरल ऑब्जेक्टिव। तीसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मॉनेटरी पॉलिसी में होता है कि हु फ्रेम, कौन बनाता कौन है? तो इट इज द RBI। RBI इज द बॉडी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच फ्रेम्स द मॉनेटरी पॉलिसी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा लेक्चर खत्म होता है। इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर मॉनेटरी पॉलिसी टू गिव यू अ टेस्ट, कि आपको टेस्ट आ जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। आप सोचना शुरू करें। आप न्यूज़पेपर में कभी पढ़ते होंगे कि RBI की मीटिंग हुई, माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग रिलीज होती हैं, अभी रिसेंटली रिलीज हुए थे, तो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर डिस्कशन होता है। कई सारे टर्म्स आप सोचते होंगे, अकोमोडेटिव स्टांस, न्यूट्रल स्टांस, सेंट्रल बैंक हैज बिकम हॉकिश। तो ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, बहुत ही मजेदार चीजें हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू।